समुद्र से समुद्र को जोड़ने वाला एक पतला सा जलमार्ग जिसने 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा और दशा दोनों बदल दी। वो जलीय पट्टी जिसने रेगिस्तान के बालू में सनी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश मिस्र को भू राजनीति में सबसे आगे ला दिया था। और वो पतला रास्ता जो अब मिस्र की सरकार के लिए पैसे के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम को पूर्व से जोड़ने वाली दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में एक सुएज नहर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय और आपका फिर से स्वागत करता हूं इतिहास गवाह है के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है स्पार्टन्स पर बना इतिहास गवाह है का पिछला एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, नक्शे पर जब आप पश्चिम एशिया या अफ्रीका की तरफ देखते हैं तो मिस्र और एशिया के बीच एक नहर जरूर देखी होगी या कम से कम उसके बारे में सुना जरूर होगा। वो है सुएज नहर, जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये नहर एशिया और पूर्वी अफ्रीका के देशों को यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए समय और पैसे की बचत करती है। सुएज नहर ना होती तो जो देश भूमध्य सागर से ज्यादा दूर नहीं हैं, वो भी आज काफी दूर होते। इन देशों के जहाजों को यूरोप जाने के लिए हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से और पूरे अटलांटिक महासागर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता। एक मिसाल के लिए सऊदी अरब का शहर है जेद्दा, जो लाल सागर से सटा हुआ है। इसकी दूरी द नीदरलैंड्स के रोटरडम से करीब 10,797 नॉटिकल मील है, लेकिन सुएज नहर ये दूरी घटाकर सिर्फ 4,000 नॉटिकल मील कर देती है। अब आप समझ सकते हैं कि सुएज नहर न केवल मैरीटाइम में लगने वाले समय बल्कि डीजल की भी बचत करती है। इसका मतलब समुद्र के पारितंत्र और जलवायु को बचाने में भी इसकी सीधी भूमिका है। यह नहर मिस्र के पोर्ट सुएज से लेकर उत्तर में पोर्ट सईद के बीच है, जिसकी कुल लंबाई वर्तमान में 193.3 किलोमीटर, चौड़ाई 205 मीटर और गहराई 24 मीटर है। लेकिन अहम बात यह जानना है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों में वक्त वक्त पर बदलाव हुए, पर 2015 में इसकी लंबाई बढ़ाकर 193 किलोमीटर कर दी गई। यह तो बात हुई मोटे तौर पर सुएज नहर के ढांचे के बारे में, लेकिन अब जानते हैं इसका इतिहास। आपने इस बारे में जरूर सुना होगा कि 1869 में यह नहर बनकर तैयार हुई, जिसका काम 10 साल पहले यानी 1859 में शुरू हुआ था। लेकिन आप शायद न जानते हों कि इस नहर का इतिहास इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। अभी तक जितने भी इतिहास से जुड़े जानकारों ने इस पर शोध किया है, वे मानते हैं कि इस नहर का विचार सबसे पहले सेनोसर तृतीय ने सामने रखा था। सेनोसर तृतीय ने इस पर मंथन किया था कि पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच एक लिंक की जरूरत है। यह बात अलग है कि अभी की जो सुएज नहर है वो सेनोसर्ट की दिमाग की उपज से बिल्कुल अलग है। सेनोसर्ट प्राचीन मिस्र साम्राज्य के मिडिल किंगडम की 12वीं डायनेस्टी का एक राजा था। उसने 1878 बीसी से 1839 बीसी के बीच 12वीं डायनेस्टी में शासन किया था। साम्राज्य में अर्थव्यवस्था को ढंग से चलाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सेनोसर तृतीय को हमेशा याद किया जाता है। उसने नील नदी और उसकी शाखाओं के सहारे दोनों समुद्रों को जोड़ने का विचार सामने रखा था। मिस्र में एक जगह है जिजरत अल कुरातियन। आप देखेंगे कि इसके आसपास से नील नदी से एक ब्रांच निकलती है जो उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, जबकि मुख्य नील नदी उत्तर पश्चिम की तरफ जाने लगती है। ये ब्रांच जगाजिग और उसके आगे बिटर लेक तक जाती है। पुराने वक्त में भी भूमध्य सागर से आने वाले जहाज नील की इस ब्रांच के सहारे जगाजिग तक जाते थे और उसके बिटर लेक के रास्ते लाल सागर पहुंचते थे। सेनोसर्ट तृतीय ने इस पूरे रास्ते को छोटा करके विकसित करने का विचार किया था। इस पूरी प्रक्रिया के साक्ष्य आप आज भी सुएज नहर में जेनेवा नाम के स्थान पर देख सकते हैं। 610 बीसी के आते आते ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि नहर पर फिर से काम किया जाए। सुएज नहर को नक्शे पर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक बड़ी झील भी है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। इस दौरान झील पर खासा काम किया गया था।
यहाँ के राजा निको द्वितीय ने नहर को दोबारा से खोदने के लिए अपने पूरे साधन संसाधन लगा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ इतना ही कर पाया कि नील नदी को ग्रेट बिटर लेक से एक संपर्क मिल गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी नील नदी लाल सागर से पूरी तरह नहीं जुड़ पाई। स्पार्टन्स की कहानी में हम डेरियस प्रथम के बारे में सुन चुके हैं। इस राजा ने भी नील नदी को बिटर लेक से जोड़ने का काम किया, लेकिन लाल सागर को नील से जोड़ने में यह भी नाकाम रहा। हालांकि इतना जरूर हुआ कि कुछ छोटी छोटी नहरें बना दी गई थीं जो लाल सागर तक जाती थीं, लेकिन इनमें बड़ी मुश्किल ये थी कि जहाजों को केवल बाढ़ के मौसम में ही इन छोटी नहरों में चलाया जा सकता था। एक तरह से कहें तो डेरियस प्रथम भी इस काम को अंजाम देने में नाकाम ही रहा। लेकिन इन नहरों से जुड़े जो मुश्किलात थे उन्हें 285 बीसी में टोटमी द्वितीय ने दूर किया। टोटमी ने इन छोटी नहरों को हटाकर एक बड़ी नहर खुदवा दी और बिटर लेक को लाल सागर से जोड़ ही दिया। 285 बीसी से लेकर 19वीं सदी के मध्य के बीच कई स्थानीय शासकों ने लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए काम किया। सभी के कामों को गिना पाना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि इनमें किसी भी शासक ने अभी की सुएज नहर तक पहुंचने में कामयाबी नहीं हासिल की। सभी शासक लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए नील नदी और ग्रेट बिटर को जोड़ने में लगे थे, जो वाकई में काफी लंबा था और खर्चीला था। अब तक की कहानी सुनकर आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि सुएज नहर का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं बल्कि करीब करीब 4000 साल पुराना है। अब जानिए वर्तमान सुएज नहर के बारे में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कायापलट कर दिया। पर इससे पहले समझिए कि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो ऐसा दौर था जब मिस्र पर अलग अलग देशों और साम्राज्यों ने राज किया था। मिस्र पर 1798 में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्टा ने कब्जा कर लिया। फ्रांस यहां ज्यादा दिन टिक नहीं सका और महज 3 साल बाद ही ब्रिटेन और ऑटोमन ने उसे पटकनी दे दी। ब्रिटेन ने 1882 में मिस्र पर सही से अपना कब्जा हासिल किया था। आप सोच रहे होंगे कि अब 1882 यहां एकदम से कैसे आ गया। इसका ताल्लुकात भी आप समझेंगे, लेकिन कुछ देर बाद जब हम बात करेंगे इस नहर के राष्ट्रीयकरण की। पहले यह समझिए कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया भर में अलग अलग मोर्चों पर संसाधनों पर कब्जे को लेकर लड़ रहे थे। दरअसल सुएज नहर का निर्माण कोई भले मन से नहीं किया गया था, बल्कि यहां उनका अपना मतलब था। यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार को रफ्तार देना चाहते थे। इससे भी अहम था अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से निकलने वाले प्राकृतिक तेल को यूरोप तक किस तरह छोटे और सस्ते मार्ग से पहुंचाया जाए। यहां से कहानी शुरू होती है वर्तमान सुएज नहर की। इसके लिए 1850 के दशक में पहला कंसेशन हुआ। यह कंसेशन मिस्र में यूरोपियों के पेशेवर और आर्थिक विस्तार के लिए एक तरह की बिजनेस प्रैक्टिस था। मिस्र में सुएज नहर का बनाया जाना इस बात की तस्वीर बयां करता है कि इस कंसेशन ने किस तरह यूरोप के बाहर यूरोपीय देशों के विस्तार में मदद की। कंसेशन एक तरह की संस्था थी जिसका कॉन्सेप्ट यूरोप के मध्य युग के इतिहास से निकलता है, जो कहता है कि यूरोपीय इस जगत में सर्वोपरि हैं और उनके कुछ विशेषाधिकार हैं। अब लौटते हैं कहानी पर। अभी हम जिस कंसेशन की बात कर रहे थे उसे 30 नवंबर 1854 को जारी किया गया था। इसके पहले आर्टिकल के जरिए एक फ्रेंच डिप्लोमेट फ्रेडिनेंड डी लिसेप्स को इस बात की मंजूरी दी गई कि वो एक कंपनी बनाए, एक कंपनी जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच नहर खोदेगी। यही कंपनी पूरे निर्माण कार्य की देखरेख भी करेगी। इस कंपनी में आधी हिस्सेदारी फ्रांस के निवेशकों की थी, जबकि उस वक्त के शासक सैयद पाशा का भी इसमें बड़ा खाता था। कंसेशन के अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए यूरोपियंस ने मिस्र को आधुनिक और आधारभूत संरचना से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए राजी कर लिया था। साथ ही बड़ी चालाकी से मिस्र सरकार को अपने जाल में फंसा लिया था। कंसेशन में तय हुआ था कि इसकी पूरी अवधि 99 वर्षों की होगी और इसके बाद मिस्र की सरकार का ही इस नहर पर हक होगा। लेकिन इस दौरान मिस्र सरकार को कंपनी के शुद्ध लाभ का सिर्फ 15% ही मिलेगा। अब आप समझिए कि जमीन मिस्र की, पानी उनका, संसाधन उनके, लेकिन कमाई कोई और करे और पैसे कहीं और जाए। लिहाजा एक दिन होना ही था कि जिन्होंने ये नहर बनवाई वो शायद इनकी न रहे। खैर, 5 दिसंबर 1858 के दिन यूनिवर्सल कंपनी ऑफ द मैरीटाइम कैनाल ऑफ सुएज की स्थापना की जाती है।
और उसके अगले साल यानी 1859 में 25 अप्रैल के दिन नहर खोदने का काम शुरू होता है। इधर ब्रिटेन और ऑटोमन दोनों की तरफ से नहर की शुरुआत किए जाने पर आपत्ति जताई जा रही थी। उस वक्त भले ऑटोमन साम्राज्य का राज मिस्र पर हो, लेकिन अपने दफ्तरों के जरिए ब्रिटेन की सरकार भी इधर चल ही रही थी। आपत्ति जताने की वजह यह थी कि ब्रिटेन को लगने लगा था कि फ्रांस इसमें बाजी मार चुका है और उसे आगे फ्रांस से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। 1862 तक आते आते समंदर का जल इस्माइलिया के पास स्वेज नहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित तिमसाह झील में मिल चुका था। 1869 में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज को जोड़ दिया गया था। इस तरह 18 अगस्त 1869 को यानी पूरे 10 सालों की मेहनत के बाद स्वेज कंपनी ने दुनिया को वो तोहफा दिया जिसका विचार सैनोसर तृतीय ने किया था। तोहफा इतना बड़ा था कि इसके उद्घाटन के लिए एक बड़ा जलसा किया गया। 17 नवंबर के दिन एक बड़ा समारोह होता है जिसमें यूरोप और अलग अलग देशों के लगभग 6000 हुक्मरान शामिल हुए। व्यापार जगत के लिए उस वक्त के लिए ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि एक भूगोलवेत्ता ने इसे हमेशा के लिए पल्स ऑफ इजिप्ट घोषित कर दिया, जो बाद में सही भी साबित हुआ। आपको अगर ध्यान हो तो कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था कि स्वेज कंपनी जब बनाई गई थी तब उसका कुछ हिस्सा सैयद पाशा यानी उस वक्त के ऑटोमन शासक के पास भी था। 1875 आते आते तक मिस्र अपनी अंदरूनी वजहों से आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि उसे अपना हिस्सा बेचना पड़ा। हिस्सा बेचा भी तो किसको? ब्रिटेन को। अब सोचिए, जो ब्रिटेन इतने अरसे से घात लगाए बैठा था उसके तो मन की हो गई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के वार्षिक शुद्ध लाभ का जो 15% हिस्सा मिस्र सरकार को दिया जा रहा था उसे भी मिस्र सरकार ने सरेंडर कर दिया। और बेचा किसको? फ्रांस के एक बड़े बैंक क्रेडिट फोंसियर डे फ्रांस को, जिसकी कुल कीमत थी 22 मिलियन फ्रैंक। मिस्र सरकार को शायद पता नहीं था कि वह चंद पैसों के लिए कितने बड़े जाल में फंस चुकी है। यह सब होने के बाद अब मिस्र सरकार को उनकी सरजमी पर बनी संपत्ति पर हक नहीं रह गया। हक था तो सिर्फ यूरोप के दो बड़े देश फ्रांस और ब्रिटेन के पास। 56% हिस्सा था फ्रांस के पास, तो ब्रिटेन की हिस्सेदारी थी 44%। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यूरोप के इन दो देशों के बीच जो लड़ाई दुनिया के हर कोने में चल रही हो, वो लड़ाई मिस्र की जमीन पर ना हो? लड़ाई केवल नहर पर हक की नहीं थी, असल वजह थी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के तेल को यूरोप पहुंचाना। ब्रिटेन तो मानो नहर पर पूरा कब्जा करने की पूरी तैयारी में था। वक्त ने उसका जैसे साथ भी दिया हो। 1879 से 1882 के दरमियान मिस्र में गृह युद्ध जैसे हालात थे, क्योंकि मिस्र पर उस वक्त शासन कर रहा था ऑटोमन राजतंत्र। वहीं वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह फ्रांस और ब्रिटेन के हाथों में था। हालात इतने खराब हो चले थे कि यहाँ के एक फौजी कर्नल अहमद उर्बी ने ही विद्रोह छेड़ दिया। कर्नल अहमद उर्बी एक राष्ट्रवादी था जो चाहता था कि मिस्र की धरती पर न तो ऑटोमन और न ही कोई यूरोपीय शक्ति शासन करे। इस विद्रोह को कहा जाता है उर्बी रिवोल्ट। खैर, यह विद्रोह मिस्र के लिए नुकसान देने वाला ही साबित हुआ। ब्रिटेन ने बड़ी ही आसानी से यहां की सेना को मात देकर मिस्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब मिस्र पूरी तरह ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन चुका था। इसके बाद वही हुआ जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। ब्रिटेन ने स्वेज कनाल कंपनी, जो कि एक फ्रांस की कंपनी थी, उसकी सभी सुविधाओं को रोक दिया और एक समय के लिए इस नहर से किसी भी जहाज के निकलने पर पाबंदी लगा दी। अब आप समझ जाइए कि नहर पर नियंत्रण को लेकर लड़ाई यूरोप पहुंच चुकी थी। मिस्र को तो आप कुछ वक्त के लिए भूल ही जाइए। यूरोप के देशों को यह बात गले से नहीं उतर रही थी कि आखिर ब्रिटेन का ही इस पर हक कैसे हो सकता है। ब्रिटेन पर फिर दबाव डाला गया। 1883 में आखिर ब्रिटेन ने कुछ नरम रुख अख्तियार किया। ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि वह हालातों को देखते हुए मिस्र से सेना हटाने को तैयार है। ब्रिटेन इस बात के लिए राजी हो गया कि अब यूरोप की बड़ी शक्तियों के बीच इस नहर को लेकर एक समझौता किया जाना चाहिए। 1885 में इसका एक खाका बनाया गया कि चलिए बैठकर बात करते हैं। आखिर 29 अक्टूबर 1888 के दिन तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका नाम अब इस्तांबुल है, वहां एक कन्वेंशन हुआ। इसे कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन कहते हैं। बैठक में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड्स, रूस और तुर्की जैसी यूरोप की बड़ी शक्तियां शामिल थीं। अजीब बात यह है
कि खेदिवेट ऑफ इजिप्ट की तरफ से इसमें किसी को नहीं बुलाया गया। खेदिवेट ऑफ इजिप्ट एक ऑटोमन साम्राज्य का ऑटोनोमस ट्रिब्यूटरी स्टेट था जहां स्वेज नहर बनाई गई थी। कन्वेंशन में ये देश इस बात पर राजी हुए कि चाहे व्यापार का मसला हो या फिर युद्ध का, स्वेज मैरीटाइम कनाल सभी देशों के लिए हमेशा खुली रहेगी। साथ ही ये भी तय किया गया कि इस कन्वेंशन का पालन हो रहा है या फिर नहीं, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मिस्र के एजेंट्स की होगी। नहर के बनने और उस पर नियंत्रण को लेकर अब तक की चली खींचतान आप देख चुके हैं। अब आते हैं उस दौर में जब मिस्र को इस बात की अक्ल आई कि स्वेज नहर उनका है और इससे होने वाली कमाई भी उन्हीं की है। हालांकि ये सब हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था। मिस्र अभी ब्रिटेन के कब्जे में था, लेकिन 1922 में ब्रिटेन ने मिस्र को आजाद घोषित कर दिया था। हालांकि उसने मिस्र के अधिकांश हिस्से और नहर से सेना को नहीं हटाया था। नहर को अपने अधिकार में लेने के लिए मिस्र को आजादी के बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ा। इस देश को जरूरत थी नासिर जैसे राष्ट्रवादी नेता की। गमल अब्देल नासिर मिस्र की सेना में एक कर्नल की रैंक के अधिकारी थे। 1954 में सैन्य शासन के तहत ही उन्होंने सत्ता हासिल की थी। इसके बाद वो 1956 में चुनाव जीतकर मिस्र के राष्ट्रपति भी बनते हैं। जून में राष्ट्रपति पद की कमान संभालने के बाद नासिर की लोकप्रियता और बढ़ चुकी थी। सेना पहले से ही उनके हाथ में थी, बस लोगों को अपने साथ लाने की कसर थी। इधर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मिस्र ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अब यहां से अपनी सेना हटा ले। राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, बस घोषणा होना बाकी था। दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर दर्ज तारीख 6 जुलाई 1956 हमेशा याद की जाती है। इस दिन राष्ट्रपति अब्देल गमल नासिर अलेक्जेंड्रिया में एक भाषण दे रहे थे। इसी भाषण में उन्होंने स्वेज नहर को राष्ट्र के हवाले कर दिया। The Universal Company of the Suez Maritime Canal is hereby nationalized. All its assets, rights and obligations are transferred to the nation, and all the organizations and committees that now operate its management are hereby dissolved. स्वेज के राष्ट्रीयकरण की सबसे बड़ी वजह थी आसवान बांध। मिस्र में चूंकि पश्चिमी ताकतों का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए नासिर को इन्हें काउंटर करने के लिए सोवियत संघ की जरूरत थी। नासिर के रिश्ते रूस के साथ मजबूत हो रहे थे। इधर अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले ही आसवान बांध के निर्माण के लिए फंडिंग करने को मना कर दिया था। ऐसे में नासिर के पास एक ही रास्ता था कि वो रूस से मदद लें। बस मौका देखते ही नासिर ने स्वेज के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी और इसमें वजह बताई कि हमें आसवान बांध के लिए पैसों की जरूरत है और इसकी पूर्ति हमें स्वेज से मिलने वाले टोल से ही होगी। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है स्वेज कनाल अथॉरिटी। स्वेज नहर आज के समय में इसी की देखरेख में काम करती है। ये बात सही है कि एक झटके में राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन इसे अमली जामा पहनाया जाना दूर की कौड़ी थी। राष्ट्रपति नासिर भी इस बात से वाकिफ थे। घोषणा के साथ ही वर्ल्ड बैंक और यूरोप के वे देश जो कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन में शामिल हुए थे तिलमिला गए। मिस्र को अब पहले कंसेशन की दुहाई दी जाने लगी और कार्रवाई की बात की गई। इधर नासिर को भी डर था कि कहीं स्वेज नहर युद्ध का अखाड़ा ना बन जाए, इसलिए मिस्र ने पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस को हर्जाना देने की बात कह दी थी। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस पहले से मन बना चुके थे। आप तो ये देखिए कि जो ब्रिटेन और फ्रांस पहले आपस में लड़ रहे थे, वे अब मिस्र से लड़ने के लिए एक हो गए थे। और तो और स्थानीय उभरती ताकत इजराइल भी इसमें कूद पड़ा था। कूद क्या पड़ा था? इजराइल ने ही सबसे पहले मिस्र पर हमला किया था। लेकिन यह समझने की कोशिश कीजिए कि इजराइल का कोई न लेना था न देना था, फिर वो इसमें क्यों शामिल हुआ। आप जरा नक्शे पर देखिए। इजराइल की दक्षिणी सीमा अक्काबा की खाड़ी से लगती है। इजराइल को लाल सागर तक पहुंचने के लिए अक्काबा के दक्षिण में मौजूद स्ट्रेट ऑफ तिरान से निकलना पड़ता है, लेकिन यह हिस्सा सिनाई प्रायद्वीप से सटा हुआ था और इस पर कब्जा कर रखा था मिस्र ने। इजराइल और अरब देशों के बीच पहले से तनाव था और इजराइल इसका बदला लेने की फिराक में था। स्वेज नहर से जुड़ा मसला उसके लिए गर्म लोहे की तरह था और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का काम उसने बखूबी किया। बस यहीं से शुरू होता है स्वेज संकट। मिस्र पर सबसे पहले 29 अक्टूबर 1956 के दिन इजराइल ने ही सिनाई प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। अब सिनाई प्रायद्वीप को नक्शे पर देखिए।
ये मिस्र का हिस्सा है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। इसके पश्चिम में है सुएज नहर और सुएज खाड़ी, जबकि पूर्व में है अक्काबा की खाड़ी। अगर इजराइल इस पर कब्जा कर लेता तो उसे स्ट्रेट ऑफ तिरान से निकलने की जगह मिल जाती। मिस्र पर हमला वैसे तो एक बार में किया जाना था, ब्रिटिश, फ्रेंच और इजराइल फौज के द्वारा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाएं देर से पहुंची। फिर भी पोर्ट सईद और पोर्ट फुआद को ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी ने कब्जे में ले लिया। मिस्र की सेना नहर पर अपना नियंत्रण खोने को थी, लेकिन नासिर अपनी आर्मी के साथ डटे हुए थे। एक बात समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट का मसला हो और पश्चिमी गुट और सोवियत मोर्चा आमने सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? नासिर अपने अटैक नहीं बल्कि डिफेंस के जरिए नहर पर नियंत्रण की लड़ाई में देरी कर रहे थे ताकि रूस को मैदान में उतरने का वक्त मिल जाए। इधर सोवियत संघ रूस भी इस फिराक में था कि वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम कर सके। स्वेज संकट उसके लिए भी एक मौका था। उसने मिस्र की सेना को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने में देर नहीं की। कूटनीतिक मोर्चा संभाला सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने। उन्होंने यूएनएससी में स्वेज संकट को खत्म करने का दबाव बनाया। ख्रुश्चेव ने कड़े लफ्जों में धमकी दी, अगर ब्रिटिश, फ्रेंच, इजरायली फोर्स वक्त रहते पीछे नहीं हटती है तो सोवियत रूस पश्चिमी यूरोप पर परमाणु हमला करने में भी बिल्कुल देर नहीं करेगा। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने सोवियत पर प्रतिबंध लगा दिए। 4 नवंबर को यूएन ने भी फरमान जारी कर दिया कि ब्रिटेन के हमले में अगर मिस्र के लोगों को नफा नुकसान होता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसे देखते हुए ही ब्रिटेन के फाइनेंशियल रिजर्व में कमी आने लगी थी। आर्थिक जगत में प्रतिबंधों को लेकर पैनिक होने लगा था। इधर डी आइजनहावर ने आईएमएफ पर दबाव डाला कि वो ब्रिटेन को किसी भी तरह की आर्थिक मदद न दे। ब्रिटेन आर्थिक मोर्चे पर कमजोर हो चुका था, साथ ही युद्ध के मोर्चे पर दुनिया भर में उसकी साख इतनी गिर चुकी थी कि मिस्र ऑपरेशन के बाद उसे सेकेंड टियर पावर कहा जाने लगा। चारों तरफ से घिरे ब्रिटेन और फ्रांस ने आखिर दिसंबर 1956 में अपनी फौजों को वापस बुला लिया, लेकिन स्वेज नहर का वो हिस्सा जो सिनाई प्रायद्वीप की तरफ था उस पर अब भी इजरायली सेना का कब्जा था, जो कि मार्च 1957 में खत्म हुआ। युद्ध के बाद यह माना जाने लगा कि ब्रिटेन और फ्रांस अब दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं रह गई। इधर रूस के रिश्ते मिस्र और कुछ अरब देशों के साथ और मजबूत होते चले गए। स्वेज युद्ध के बाद यह पहला मौका था कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स का कहीं इस्तेमाल किया हो। युद्ध का नतीजा निकला कि आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद मिस्र को अपनी जमीन पर बनी नहर का अधिकार मिल गया। 29 मार्च 1957 को इस नहर को फिर से खोल दिया गया। तब से आज तक ये नहर मिस्र के अधिकार में है। इस त्रिपक्षीय हमले के बाद यहां नासिर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत नहर की क्षमता बढ़ा दी गई। 1967 में फिर एक बार जब इजराइल ने हमला किया तो इस नहर को बंद कर दिया गया। इसे जून 1975 में फिर से खोल दिया गया। आज ये नहर दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। इस नहर से आज के समय में दुनिया भर के व्यापार का कुल 12% हिस्से का व्यापार होता है। तो ये थी पूरी कहानी स्वेज नहर के निर्माण और उसके राष्ट्रीयकरण के संघर्ष की। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड भी काफी पसंद आया होगा। इतिहास गवाह है कि हमारी सीरीज को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। साथ ही स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अमृत उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी नई रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।